नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जो 161 करोड़ 70 लाख रुपए की है, इनका लोकार्पण हो रहा है। ये परियोजनाएं पशुपालन विभाग से संबंधित है, लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, कारागार प्रशासन से है, जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन, व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण, उद्यान, राजस्व विभाग, सैनिक कल्याण और राज्य सड़क परिवहन निगम और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। साथ ही 15 परियोजनाएं जो लगभग 42 करोड़ की हैं, इनका शिलान्यास हो रहा है, जिनमें बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। इन सभी का आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर के 203 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विधानसभा चुनाव के उपरांत पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मऊ जनपद वासियों को समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा देने वाले मऊ जनपद को, जहां पर श्यामनारायण पांडे जैसे क्रांतिकारी वीर रस के कवि हुए थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के माध्यम से भारत की विरासत के प्रति भारत के आम नागरिक का ध्यान आकर्षित किया था। इस धरती ने कल्पनाथ राय जैसा राजनेता भी दिया था और स्वामी सहजानंद के कर्मभूमि होने का सौभाग्य भी इस जनपद को प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर रामजी सिंह जैसे राजनेता भी इस धरती ने दिए हैं और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार में मंत्री श्री के शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नित नई विकास की परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश जब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा कर रहा है, अमृत महोत्सव के साथ ही 75 वर्ष की इस यात्रा ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। जो ब्रिटेन कभी भारत में राज किया था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे छूट चुकी है। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत स्थापित हो रहा है। आज वैश्विक मंच पर आप देख सकते हैं, कोई जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत ने एक नई दिशा दी हो और दुनिया के अंदर कोई भी रणनीति और कोई भी नीति ऐसी नहीं जो भारत के बगैर अब संपन्न हो सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन परियोजनाओं को हाथ में लिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया, रोजगार सृजन की योजनाओं को और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शर्मा जी भी बता रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने प्रदेश की राजधानी से लखनऊ यानी मऊ से आपकी दूरी को कम कर दिया, लेकिन साथ साथ गोरखपुर वाराणसी 4 लेन में भी
गोरखपुर की दूरी को भी और वाराणसी की दूरी को भी आपकी सीमित कर दिया है। एकदम आपके लिए 2 घंटे में वाराणसी, 2 घंटे से भी कम समय में गोरखपुर। आधुनिक यानी अच्छी सड़कें आवागमन के लिए ही नहीं, विकास के लिए भी आवश्यक है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम दे रहे हैं, केवल एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, इसमें जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर भी बनने हैं। हमारे मऊ और आजमगढ़ के लोगों को, बलिया के नागरिकों को, नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहां आएगी। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नागरिकों के जीवन को बचा रहे थे। फ्री में वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि बदायूं आने से पहले बिनावर में राधा कृष्ण नाम का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता, विधायक महेश गुप्ता समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं बदायूं में, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के बदायूं जिलाध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर नीट की परीक्षा के आए नतीजे। मदरसों के बच्चों ने किया कमाल। हाफिज कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। हाफिज मोहम्मद इकबाल ने नीट किया क्वालिफाई। हाफिज गुलाम अहमद ने भी किया नीट क्वालिफाई। हाफिज अब्दुल्ला ने नीट किया क्वालिफाई। हाफिज उजैर हुजैफा ने भी नीट क्वालिफाई किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दी बधाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट के परीक्षा में मदरसों के बच्चों ने कमाल किया। हाफिज कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। हाफिज मोहम्मद इकबाल ने नीट किया क्वालिफाई। हाफिज गुलाम अहमद ने भी नीट किया क्वालिफाई। नीट की परीक्षा के नतीजे आए हैं। कितनी जहान हमारे यहाँ मदारिस में किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है और कितना हाई स्टैंडर्ड है, और इन बच्चों के अंदर कितनी जहानत और कितनी इंटेलिजेंट ये बच्चे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, और उसमें हाफिज़ मोहम्मद अली इकबाल ने 680 मार्क्स उसको मिले हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जो लखनऊ से इस सामने आ रही है। बुजुर्ग की पिटाई का मामला। बच्चा चोर समझकर की पिटाई। शहादतगंज इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा ने दिए आदेश। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। मामले में कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया है। वही खबर गोंडा से है, जहां तालागंज ग्रंट गांव में विशालकाय अजगर निकला। अचानक अजगर सांप को देखकर लोगों के होश उड़ गए और गांव वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अजगर ने जंगली सियार को जिंदा निकल लिया था, और वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।
अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रॉकलैंड अस्पताल पर की कार्रवाई। अस्पताल में फायर सुरक्षा मानक नहीं है पूरे। अस्पताल में मिले एक्सपायरी इंजेक्शन। नर्सिंग होम्स के नोडल ऑफिसर को दिया नोटिस। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन रहे मौजूद। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अवैध निजी अस्पतालों का जाल। पतली गली मोहल्लों में भी चल रहे अवैध निजी अस्पताल। सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मानक नहीं है पूरे। वहीं पूजा यादव को रेलवे लखनऊ पुलिस का अधीक्षक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने पदभार ग्रहण करके सलामी ली, जिसके बाद जीआरपी लाइन परिसर में स्थित भोजनालय, बैरिक परिवहन शाखा, शस्त्रागार समेत कई कार्यालयों का उन्होंने दौरा किया। इस अवसर पर कंट्रोल रूम प्रभारी, प्रतिसार उप निरीक्षक, लिपिक वर्ग, सर्विलांस टीम प्रभारी, अभियोजन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। पुलिस ने 108 कछुए किए बरामद। पुलिस को देखकर बाइक सवार तस्कर हुए फरार। बिसौली पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र का मामला। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने 108 कछुए किए बरामद। पुलिस को देखकर बाइक छोड़ फरार हुए तस्कर। बिसौली पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने तस्करों से 108 कछुए बरामद किए हैं। बदायूं से यह पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप कछुओं को देख सकते हैं, जिनको पुलिस ने तस्करों से बरामद किया है। वहीं बुधवार को पूरे देश में लगातार कई जगहों पर छापे पड़े। कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी इनकम टैक्स के कई जगहों पर छापे पड़े, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ केंद्र बना रहा। लखनऊ में लाल कुआं क्षेत्र में रहने वाले गोपाल राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। गोपाल राय राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वहीं छापे को लेकर गोपाल राय से हर खबर संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत की और पूरे मामले को जाना। पूरे भारत में लगातार इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और उसी तरीके से देखा जाए तो कल पूरे भारत में कई जगह इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और कानपुर ऐसे कई जगहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, जिसमें कल चर्चा में रही राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जिसके जो चलाने वाले हैं पूरी पार्टी को गोपाल राय जी, जो कि सामने चीज़ें निकल कर आई जो कल तक बातें आ रही थी कि कई सारी एनजीओ ये चलाते हैं और एनजीओ के कारण इनका जो मनी है वो कहीं तरीके से ब्लैक को वाइट करते हैं। ये सारी चीज़ धारणाएं कल चलती रहीं। अभी हमारे साथ खुद गोपाल राय जी हैं, आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ और आखिरकार इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे आखिरी में क्या चीज़ें सामने निकल कर आई और क्या दस्तावेज और क्या चीज़ें यहाँ से लेकर गए। गोपाल राय जी, कल इनकम टैक्स का छापा आपके यहाँ पड़ा है और उसके साथ हम बात करें कि लगभग 10 से 12 घंटे अंदर अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते रहे, उसके बाद आखिरकार ऐसी नौबत कैसे आई? देखिए, इस समय भी एक साजिश के तहत, चूँकि उत्तर प्रदेश में फिर 2024 में चुनाव होने जा रहा है और उसमें कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो सोचते हैं कि हम लोग एक बड़ा छोटे छोटे संगठन के अध्यक्षों को मिला करके एक बड़ा प्लेटफार्म खड़ा किया जाए, जिससे पार्लियामेंट में हम लोग अच्छे ढंग से फाइट कर सकें और हमारी सरकार बन सके। तो उत्तर प्रदेश के बड़े
क्षेत्रीय दल के नेता द्वारा 15 दिन पहले मुझे बताया गया कि भाई भाजपा में आपको क्या मिला और कुछ मिलने वाला भी नहीं है और फला फला वगैरह वगैरह। तो हमने बताया कि राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और देश हित में कार्य कर रही है। सर्व समाज के लोग फिट हैं, गरीब लोगों को कम से कम भोजन तो मिल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप देखिए दिक्कत तो हो सकती है आपको भी कहीं न कहीं। फिर मैं उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन कल जब ये बात हुई तब मुझे समझ में आया कि निश्चित रूप से एक साजिश का शिकार मैं हुआ। लेकिन फिर भी मैं आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच का मैं समर्थन करता हूं और मैं बधाई देता हूं कि देश भर में इस तरह की कई सूचनाएं मिले तो निश्चित रूप से इनको जाना चाहिए। सुबह 6 बजे से कल रात 12 बजे तक हमारे इनकम टैक्स की सभी अधिकारी यहाँ थे और एक एक चीज़ नोट किए। जिस तरह से एक एबीपी न्यूज़ और एक आध दो न्यूज़ और हैं जो अनर्गल कि इनके पास 40 एनजीओ है, 40 एनजीओ में पैसे इधर से उधर आते हैं, विदेशों से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको कहना चाहूँगा उनको जांच कर लेना चाहिए। ये बिल्डिंग हमारी है, मैंने इलाहाबाद बैंक से लोन लेकर के बनवाया था और इसमें हमारे 3 किराएदार ऐसे हैं जो एनजीओ हैं, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान एक नेत्रहीन लोगों का हमारे पास संस्थान है जिसमें बड़ा अच्छा काम वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए करते हैं। गौ सेवा को लेकर के एक बरेली के गंगवार जी हैं, हेमंत गंगवार, उनकी संस्था है, वो बगल में है। बाकी नीचे समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सिलाई कढ़ाई संस्थान है बच्चियों का। तो बिल्कुल नीचे एक ऑफिस खुली है जो हमारे ऑफिशियल लैपटॉप वगैरह का काम करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे पास सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अकाउंट में 2 लाख रुपए के आसपास है, जिसको हैंडल मैं करता हूं। और मैंने कल बता भी दिया था कि हमारा पीएनबी ये जो शाखा 4 बाग में है उसमें हमारा अकाउंट है, आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने उनको नोट करा दिया, दिखा दिया। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने पूर्ण रूप से जांच करके जहां कुछ भी नहीं मिला ये रात में 12 बजे चले गए। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं अभी से कुछ समय पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपनी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के तहत उनके साथ बगावत की थी और कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो इसको लेकर भी कोई समस्या क्या सामने आई है? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी से तो संबंध व्यक्तिगत रूप से नहीं है, शिवपाल जी से हमारे अच्छे संबंध हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संबंध तो किसी से हो सकता है, किसी के दल से भी हो सकता है और समाजवादी पार्टी में कभी रहा भी नहीं हूँ, क्योंकि 23 जून 2003 को हमारी पार्टी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 18 राज्यों में हमने चुनाव भी लड़ाया और 18 राज्यों में चुनाव लड़ाने के पश्चात मैं जगह जगह आज भी जाता रहता हूँ और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता अन्य हमारे समर्थक लोगों के मदद से हम लोग मीटिंगें करते हैं, झंडा बैनर वगैरह बनवाते हैं और हम लोग सामाजिक मुद्दे को लेकर के ये काम करते हैं। दूसरा, केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान, ये हमारा सामाजिक संस्थान है जो ट्रस्ट है, इसके माध्यम से हम शासन प्रशासन के अधिकारियों से जो पीड़ित हमारे यहाँ आते हैं, हमारा फेसबुक देखिएगा तो रोज़ 4-6 लोगों के संबंध में हम डीएम, एसपी, इंस्पेक्टर और ब्लॉक तहसील स्तर के पदाधिकारियों से बात करके उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। लगभग हो भी जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर लगभग रात में 11 बजे तकरीबन 15 से 16 घंटे जांच चली है। जांच के बाद ऐसी क्या कोई चीज़ आईटी के हाथ में लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आईटी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। पूछताछ जरूर हुई, अपने विषय में हम लोग बताए, बच्चों के विषय में बताए, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कब लिए, ये सारी चीज़ बताए, जिससे वो संतुष्ट हुए और गए। पूरी इंक्वायरी एक एक चीज़ उन्होंने खगाला भी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। कोई आगे के लिए आईटी आपको आश्वासन देकर गया? नहीं, आईटी तो मैं चाहूँगा कि आईटी अगर कभी मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊँगा और मैं चाहता हूँ पूरे देश भर में अगर जो भी व्यक्ति को अगर आईटी का मदद करना हो तो मदद भी करें और अपनी कोई समस्या तो उनको बताएं। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक महिला कल चर्चित का विषय बनी जिसका नाम सुनीता सिंह था, जिसका कहना था कि उसने कहीं ना कहीं आपके द्वारा उसके मकान पर कब्जा किया गया है, जिससे कई मीडिया वालों से उसने वार्ता की। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल में उसको समझ में आया कि यहाँ आईटी की रेट पड़ी है तो हम इसको फ़ायदा उठा लें। वो 35 साल तक अमोल वाजपेयी के मकान में किराए पर थी। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
हाई कोर्ट से हार गई, तो हाई कोर्ट ने उसको हुसैनगंज इंस्पेक्टर को निर्देश किया। ये 2008 की बात है और 3 थाने के पुलिस ने उसको खाली कराया 2008 में। उसके बाद वाजपेयी जी को ये उल्टा पुल्टा ऐसा कहती थी, बेचारे मर भी गए, जो मामूल वाजपेयी के पिताजी थे। तो उन्होंने कहा ऐसा मेरा एक ही लड़का है, आप ले लीजिए, बड़ी बदतमीज औरत है और इससे कौन नहीं करेगा। तो मैं उसको 11 लाख रुपए में खरीद लिया। खरीदने के बाद मैं 5 साल से दूसरे किराएदार को दिया था, ब्राह्मण थे। फिर अभी मैंने एक ब्राह्मण को दिया, तो कल उसको धमकी दे रही थी खाली कर दो, नहीं तो ये करेंगे। तो उसका एक फर्जी उसने लोअर कोर्ट में ये लगाया कि हमको किसी ने वसीयत दिया था। इसमें नगर निगम में मेरा नाम मलिकाना में दर्ज है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स मेरा है, बिजली अमोल वाजपेयी के नाम से है। ये कहाँ है? कहीं कुछ है? उसको मीडिया वालों को पूछना चाहिए, एक पेपर दिखाइए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये, छापा पूरे देश में पड़ा है, साथ में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होने के नाते कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा। तो आगे आने वाला समय जो है, आप किस तरह से चीज़ों को सामने लेकर आएंगे जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो कि ऐसा कोई संलग्न आपका नहीं था? नहीं, देखिए, अगर कुछ होता तो इनकम टैक्स जब रेड मारती है तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ सूत्र ले जाती है, मीडिया बंधुओं को बताया जाता है। जैसे अभी कहाँ कहाँ कितने बरामद हुए, सब मीडिया में आ गया है, कितने करोड़ कहाँ है, ये लखनऊ से क्या मिला, वो कुछ नहीं है। तो अगर रहता तो निश्चित रूप से बताते। ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका साफ तौर से बोलना है कि लगभग 17 से 18 घंटे चली जांच के दौरान इनकम टैक्स के हाथ कुछ नहीं लगा और वो खाली हाथ लौटे। और आगे भी अगर इनकम टैक्स कोई आश्वासन देता है तो वो समय पर वहां पर पहुंचेंगे और जितनी भी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान। पीएम मोदी के लिए विपक्ष में कई दावेदार, प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं पीएम मोदी। बूथ कमजोर की बात अखिलेश ने मानी। मायावती और अखिलेश आपस में लड़ रहे हैं। सितंबर से सावधान यात्रा निकालेंगे। पीएम मोदी अपना काम धरातल पर उतार रहे। बीजेपी अपना बूथ मजबूत कर रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं होटल हिल्टन गार्डन में गोवन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 9 से 18 सितंबर तक गोवा के मशहूर वेज और नॉन वेज भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसके साथ ही जनरल मैनेजर राहुल कोरगावरकर ने बताया कि होटल हिल्टन गार्डन अपने मेहमानों को लजीज गोवन फूड आइटम्स का आनंद लेने के लिए गोवा के ट्रेडिशनल रेसिपीज लेकर आया है। हम लोग यहाँ पे गोवन फूड फेस्टिवल चालू कर रहे हैं कल से, जो कि इसमें आपको वेज, नॉन वेज, डेजर्ट, काफ़ी सारा वैरायटीज़ जो गोवन ऑथेंटिक फूड जो होता है वो आपको मिलेगा। तो आप लोग आइए और गोवन फूड का जो लुत्फ, जो मज़ा है, आप ले सकते हैं यहाँ पे आके। हम लोग डिनर बुफे में हम लोग रखेंगे। हर रोज़ का अलग अलग रहेगा। 10 दिन का जो फेस्टिवल्स है, हर रोज़ का अलग अलग बुफे में आपको सूप से, सैलड से लेके डेजर्ट तक आपको गोवन फ्लेवर मिलेगा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। डीएम ने ली समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों को लेकर हुई चर्चा। डीएम ने संस्थाओं को दिए निर्देश, समय पर कार्य करने के दिए निर्देश। पेयजल परियोजना निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी। जल निगम के अधिकारियों पर लिया एक्शन। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता का वेतन रोका। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जो गोंडा से आ रही है। दवाओं के कचरे का ढेर बना मैदान। खुले में फेंकी गई लाखों की कीमती दवाएं। निजी मेडिकल संचालक ने फेंकी दवाएं। फेंकी गई सभी दवाएं हैं एक्सपायर। कचहरी रेलवे स्टेशन स्थित निजी अस्पताल पर आरोप। निजी मेडिकल संचालक ने फेंकी दवाएं। फेंकी गई सभी दवाएं हैं एक्सपायर। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दवाओं के कचरे का ढेर बना मैदान। खुले में फेंकी गई लाखों की दवाएं।
तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लाखों की दवाएं जो एक्सपायर हो चुकी हैं उनको मैदान में फेंक दिया गया है। वही खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही मस्जिद ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट में चल रहे वादों के क्रम में गुरुवार को हिंदू महासभा के मुकदमा नंबर 174 में सुनवाई हुई। सुनवाई में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। वहीं मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी ने 7/11 रूल की सुनवाई की मांग की है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने 7 अक्टूबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए नियत की है। आज हिंदू महासभा के मुकदमा नंबर 174 में सुनवाई हुई, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड पिछले कई बार से हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। आज भी वो हाजिर नहीं हुए, तो माननीय न्यायालय ने पैरवी का आदेश कर दिए हैं और मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 के लिए राहत पत्र दिया था, उस पर भी माननीय न्यायालय ने 7 अक्टूबर की डेट लगा दी है। कितने मामलों में सुनवाई थी आज? टोटल कितने याचिकाएं? आज लगभग 3 मामले थे, उनमें सुनवाई हुई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीसीएम ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पिता पुत्र समेत एक राहगीर घायल। हादसे के बाद भाग रहे डीसीएम पर राहगीरों ने किया पथराव। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। उपचार के दौरान पिता की मौत। सदर कोतवाली के पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पिता पुत्र समेत एक राहगीर घायल हो गए। हादसे के बाद भाग रहे डीसीएम पर राहगीरों ने किया पथराव। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। उपचार के दौरान पिता की हुई मौत। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी थी और उसके बाद लोगों ने डीसीएम पर पथराव कर दिया। अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, जो आगरा से सामने आ रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना इत्माद-उद-दौला पुलिस को सफलता। बड़े भाई को फंसाना चाहता था छोटा भाई। नौकरी के लालच में चोरी के आरोप में चाहता था फंसाना। रसूखदारों के साथ मिलकर की थी प्लानिंग। कुल 5 लोग थे मामले को अंजाम देने में शामिल। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आगरा से यह बड़ी खबर है। 7/2022 को थाना इत्माद-उद-दौला पर दिव्यांशु सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनके माता पिता जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके घर में चोरी हो गई है और जितना भी उनका पहले से अर्जन संपत्ति की जेवरात वगैरह थे वो सभी चोरी हो गया है। और उन्होंने इसकी शंका अपने भाई, छोटे भाई भानु प्रताप सिंह पर जाहिर की। ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस इसमें जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में बार बार जो नामजद अभियुक्त थे भानु प्रताप सिंह, उनके द्वारा वैधान उत्पन्न किया गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।